नमस्कार, मैं अशोकराज आप सबका सफलता आईएएस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यूपीएससी 2024 तथा अदर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस या राजस्थान या अदर के प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के मात्र 7 प्रश्न लगभग आधे ज्योग्राफी को कवर करेगा। प्रश्न बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही सोच समझकर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्वेश्चन पर आता हूं। प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 1 की बात यदि करते हैं तो लिखा क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। लिखा क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। ये लिखा है हिमालय और कुनलुन। ये कुनलुन कहाँ पर है? चीन में है। के बीच स्थित तिब्बत का जो पठार है यह एक मध्य पिंड है। दूसरा लिखा है अल्पस और एटलस पर्वत के बीच स्थित भूमध्य सागर एक मध्य पिंड है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें ध्यान देना, असत्य कथन पर। कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ये ध्यान देने योग्य बात है। प्रश्न समझना है, अपना आंसर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन करूंगा। होता क्या है, अभिसारी गति देखते होंगे। अभिसारी गति, जब प्लेट एक दूसरी की ओर आती हैं, अभिसारी गति सभी लोग जानते हैं। अभिसारी गति, प्लेटों में विवर्तन की घटनाएं होती हैं। पृथ्वी के अंदर अनेक प्लेटें हैं जिसमें विवर्तन की घटनाएं होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक की घटना, जिसमें अभिसारी गति मुख्य रूप से भूमिका निभाती है, एक दूसरे से आकर टकराती हैं। इसमें अत्यधिक घनत्व की प्लेट का अंतःक्षेपण होता है और हल्की प्लेट अपने स्थान पर मुड़ जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब दो प्लेटों में अभिसारी गति होता है तो बीच का जो स्थान होता है वो एकदम समतल टाइप का, पठार टाइप का बनता है, जिसे मध्य पिंड कहा जाता है। एक तरफ से एक जो इंडो पर्वत है, यानी जो भारत का भारतीय पर्वत है, दूसरा जो चीन का पर्वत है, दोनों में ऐसा माना जाता है अभिसारी गति हुआ होगा, जिससे तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ, जो एक मध्य पिंड का कार्य कर रहा है। इसका मतलब कथन जो एक लिखा गया है यह एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक इसी तरह से जो अल्पस और एटलस पर्वत, अल्पस और एटलस पर्वत का मतलब है एक तरफ यूरोप का पार्ट है, दूसरी तरफ अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। दोनों के बीच का जो मैदानी भाग है वो भूमध्य सागर है और ये भूमध्य सागर एक मध्य पिंड का कार्य करता है। इस तरह से यह भी स्टेटमेंट 2 भी सही लिखा गया है। अब इसमें लिखा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, इसलिए उत्तर सी नहीं होगा, यह उत्तर नहीं होगा, बल्कि कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो, ये दोनों जो है असत्य है, यानी कि एक और दोनों डी सी का होने का सवाल नहीं। इसका मतलब जो है डी उत्तर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। मैं दूसरे प्रश्न की ओर मूव करता हूँ। प्रश्न नंबर 2 की बात करता हूँ।
प्रश्न नंबर 1 सबके समझ में आ गया है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 पॉइंट में लिखा है, अंता उष्णकटिबंधीय पेटी विषुवतीय पेटी से बाहर व्यापारिक पवनों के अभिसरण से विकसित एक गर्म क्षेत्र होता है। दूसरा क्या लिखा, ITCZ। ITCZ का मतलब ही होता है इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन। इसका मतलब अंता उष्णकटिबंधीय पेटी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से पाया जाता है। 2 स्टेटमेंट लिखा गया है। इसका मतलब जो है, ये प्रश्न जो आप देखेंगे पृथ्वी पर अगर बात करेंगे, पृथ्वी पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यह चीज़ दिखाई देगा। यह पृथ्वी है। पृथ्वी पर अगर देखेंगे ये 0 अंश है। 0 अंश से थोड़ा सा 5 अंश लेंगे, 5 अंश उत्तर में, 5 अंश दक्षिण में, तो ये विषुवतीय आपका क्षेत्र हो जाता है। लेकिन जो अंता उष्णकटिबंध होता है ये 23 या 25 तक के क्षेत्र में ले सकते हैं, अर्थात 5 डिग्री के बाद से लेकर के। और मुख्य रूप से अगर बात करें 20 से 25 या 35 के जो इर्द गिर्द का क्षेत्र है, उत्तर हो या दक्षिण, दोनों गोलार्धों में अंता उष्णकटिबंधीय, इसका मतलब जो सबसे गर्म स्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में होता है। जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है, उत्तरायण अर्थात होता है, तब ये जो ITCZ है अर्थात अंता उष्णकटिबंधीय पेटी उत्तर की ओर खिसक जाता है। और जब दक्षिण की ओर सूर्य होता है अर्थात सूर्य दक्षिणायन होता है, तो जो ITCZ है दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। लेकिन यह बात एकदम सही नहीं होगा कि दोनों गोलार्धों में समान रूप से पाया जाता है। कारण क्या है, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की संख्या ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में विकासशील के साथ साथ विकसित देश भी बहुत ज़्यादा हैं। विकसित देश ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन करते हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में गर्म ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता ज़्यादा होता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरी गोलार्ध में अंता उष्णकटिबंधीय पेटी की मात्रा जो होती है ITCZ ज़्यादा समय तक टिका रहता है उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यदि बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे महासागरों की संख्या ज़्यादा है, महासागरों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ तक कि और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव की ओर चलेंगे आपको अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा, जो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, बर्फ से क्योंकि ढका हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र है। इससे दक्षिणी गोलार्ध में जो ITCZ है इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन जो है, ये ज़्यादा समय तक नहीं टिका रहता। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब जो है दोनों गोलार्धों में यदि बात किया जाए समान रूप से पाया जाता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं लगता है। इसलिए स्टेटमेंट जो 2 नंबर पर है इसे हम गलत कर देंगे, ये गलत। और एक जो है ये सही है, क्योंकि ये जो उष्णकटिबंधीय पेटी है, जो अंता उष्णकटिबंधीय पेटी है अर्थात ITCZ है, ये विषुवतीय पेटी से बाहर बनता है। जो हमने बताया कि एक 0 अंश है, 0 अंश की अक्षांश रेखा है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो पूर्व से पश्चिम जो रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं सब 1 डिग्री पर खींची गई हैं, 1 अंश अक्षांश पर खींचा गया है। और 1 अंश अक्षांश का मतलब होता है 1 डिग्री का मतलब होता है 111 अर्थात 111.16 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये सबके समझ में आ रहा होगा। तो 5 उत्तर में 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री दक्षिण
के बाद से ही ये क्षेत्र बनता है। 0 से 5 जो 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण का जो क्षेत्र होता है वो विषुवतीय पेटी होता है। विषुवतीय पेटी से बाहर ही इसका निर्माण होता है। और मुख्य रूप से जो व्यापारिक पवनें होती हैं, व्यापारिक पवने का मतलब होता है पूर्वा पवन, क्योंकि पूर्वा पवन से, पूर्वा पवन मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहती है पवन, उसे पूर्वा पवन कहते हैं। पूर्वा पवन से कृषि की फसलें अच्छी होती हैं और कृषि की फसल अच्छा होने के कारण जो है हमारा जो भी कृषि का उत्पाद होता है ज़्यादा होता है, जिससे हम व्यापारिक चीज़ें कर सकते हैं, व्यापार में हमको अच्छा मिलता है। इसीलिए पूर्वा पवन को व्यापारिक पवन भी कहते हैं। तो व्यापारिक पवनों के अभिसरण मतलब जब आपस में ऐसे दोनों पवनें आती हैं, ऐसे आकर के यहीं से मुड़ के ऊपर उठ जाती हैं, ऐसे आएंगी ऐसे मुड़ जाएंगी। तो इसके विकसित एक जो क्षेत्र है, अभिसरण से विकसित क्षेत्र एक गर्म क्षेत्र है। एकदम बात सही लिखा गया है। इसलिए कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है। अगर सत्य की बात करेंगे तो केवल एक सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए इसी में है क्या, ये सबके समझ में आ गया होगा। तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रश्न नंबर ए सबके समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। इसलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगर दूसरे प्रश्न की ओर मैं बात करता हूं तो प्रश्न नंबर 2 लिखा है। इसमें लिखा है चक्रवात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत लिखा है। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा है। अब इसमें देखिए कौन सा कथन गलत लिखा है। ए ऑप्शन कहता है चक्रवात की आंख पर उच्च वायुदाब होने से बादल नहीं बनता। चक्रवात मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। चक्रवात की संख्या उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक होती है। टॉर्नाडो सर्वाधिक शक्तिशाली चक्रवात अमेरिका में आता है। तो चक्रवात से संबंधित है। चक्रवात जानते हैं, जो चक्रवात की आंख होता है। अगर बात करेंगे चक्रवात पे हम एक लाइन समझेंगे तो चक्रवात का मतलब होता है, अगर बात करते हैं चक्रवात में क्या है, इसमें लो प्रेशर बनता है, निम्न वायुदाब, लो प्रेशर बनता है अर्थात निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब मतलब होता है जब गर्म ज़्यादा होगा तो गर्म ज़्यादा होने से हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती चली जाती हैं, हवाएं ऊपर उठती चली जाएंगी। और जब उसका स्थान रिक्त हो जाता है तो उसके इर्द गिर्द की जो हवाएं हैं अपेक्षाकृत कुछ ठंडी होती हैं। जो अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं इसका मतलब वो उच्च वायुदाब की हवाएं हैं अर्थात हाई प्रेशर की हैं। और इसी के चारों तरफ वो हवाएं जो है घूम के इसका स्थान ग्रहण करती हैं। ये हाई प्रेशर की होती हैं हवाएं HP, तो एक चक्रीय प्रभाव बन जाता है। तो इस तरीके से जो चक्रवात होता है जहाँ पर लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर में क्या होता है, हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, गर्म होता है हवाएं, किनारे किनारे ऊपर जाके इस तरीके का फैल जाती हैं। तो इससे क्या है, यहाँ पर बादल का निर्माण नहीं हो पाता। और बादल का निर्माण ना होने से जो है चक्रवात की आंख पर वर्षा नहीं होता। तो एक स्टेटमेंट जो लिखा गया चक्रवात की आंख पर उच्च वायुदाब होने से बादल बदला लिखा है, बदल लिखा है, बादल है तो बादल नहीं बनता है। तो चक्रवात की आंख पर उच्च वायुदाब नहीं होता है, ये स्टेट इतना गलत लिखा है। बल्कि क्या होता है, निम्न होता है। चक्रवात की आंख पर देखिए यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, निम्न होता है, निम्न वायुदाब होता है अर्थात लो प्रेशर होता है, जिससे बादल नहीं बनता है। तो एक स्टेटमेंट ये गलत लिखा है
इसलिए उत्तर यही सही होगा। दूसरे पर आते हैं, चक्रवात मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ये बात सही लिखा है, जिसमें एक जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, उष्ण चक्रवात, और दूसरा होता है शीतोष्ण चक्रवात। उष्ण चक्रवातों की संख्या उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो है महाद्वीप ज़्यादा, विकसित देश ज़्यादा, अभी इसके पहले भी है तो उसी से संबंधित है। और टॉर्नाडो जो होता है ये चक्रवात सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और अमेरिका में आता है, ये भी बात सही है। तो एक तीनों, ये भी बात सही लिखा, ये भी बात सही लिखा, ये भी बात सही लिखा, यह बात सही नहीं लिखा, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चक्रवात की आंख पर उच्च वायुदाब होने से बादल नहीं बनता, ये गलत लिखा। निम्न वायुदाब होने से बादल नहीं बनता है, इससे वर्षा नहीं होता है। उस स्थान को चक्रवात की आंख कहते हैं। अभी मैं इस पर थोड़ा सा बाद में आपको एक्सप्लेन और कर दूंगा कैसे बादल बनते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी अगर मैं चलूँ तो आपको आगे क्लियर कर देता हूँ, तो कैसे अभी आ जाएगा चक्रवात की आंख पर। और जो नहीं जान रहे हैं वो हमारे दूसरे वाले वीडियो में देख सकते हैं। चक्रवात पर अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर जो है, जो आपका डिजिटल बोर्ड है उस पर मैंने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है? लिखा गया है, निम्न कथनों पर विचार करें। सौर कलंक का संबंध जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ना? तो सौर कलंक का प्रयोग ये है, नाभिकीय संलग्न प्रत्यक्ष रूप से सौर कलंक से संबंधित है। सौर कलंक का औसतन 11 वर्ष का समय होता है। तो देखिए जो सौर कलंक होता है, सौर कलंक होता क्या है? तो सौर कलंक की अगर बात करें तो नाभिकीय संलग्न, आप जानते होंगे नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक आपस में मिल करके, दो या दो से ज़्यादा हों, दो हों या दो से अधिक हों, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक नया परमाणु बनाते हैं, तो उस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक हों, आपस में मिल करके क्या करते हैं, एक भारी नाभिक बना देते हैं, तो उस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ में अगर बात करेंगे तो हीलियम उत्पाद भी बनता है ना? यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। और कभी कभी ज़्यादा नाभिकीय जब संलयन होता है तो ज़्यादा नाभिकीय संलयन होने से ऊर्जा ज़्यादा बनता है, ऊर्जा ज़्यादा बनने से प्रकाश भी ज़्यादा होगा। वो जो ज़्यादा नाभिकीय संलयन होता है, प्रकाश भी ज़्यादा होता है, ऊर्जा भी ज़्यादा होता है, तो उसी को फलाकुला कहते हैं। ज़्यादा चमक होगा तो ज़्यादा चमक वाले पार्ट को फलाकुला कहते हैं। क्या कहते हैं? फलाकुला कहेंगे। क्या कहते हैं? फलाकुला कहते हैं। और फलाकुला में लगभग औसत सूर्य में औसतन जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन नहीं कहिएगा, डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस है। जब फलाकुला होता है, फलाकुला मतलब नाभिकीय संलयन ज़्यादा होता है, लगभग 8000 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य का सतह का तापमान पहुंच जाता है। सूर्य के सतह का तापमान अर्थात कोरोना का तापमान या कहिए प्रकाश मंडल का तापमान। लेकिन जब नाभिकीय संलयन कम होता है, बहुत कम होता है, तो सूर्य की सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है, धीमा हो जाता है, लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब सूर्य की सतह का तापमान कम होता है, ऐसे स्थिति में क्या होता है, सूर्य पर कहीं कहीं धब्बे दिखाई देते हैं, काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। क्योंकि अब सूर्य साफ नहीं दिखता, उसमें टेम्परेचर कम हो गया है, तो इसलिए साफ नहीं दिखता, प्रकाश नहीं ज़्यादा आता है। तो वो जो कम होता है सूर्य का प्रकाश, जिससे सूर्य कुछ काले धब्बे में दिखता है, प्रकाश कम होने से, नाभिकीय संलयन कम होने से, उसी को सौर कलंक कहते हैं। और ऐसी घटना लगभग 11 वर्ष में होती है। यानी कि एक बार फलाकुला अर्थात सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, एक बार बहुत कम होगा, सूर्य का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऐसी घटना अप डाउन होने में लगभग 11 वर्ष का समय होता है। और यह प्रत्यक्ष रूप से जो है सौर कलंक से संबंधित है।
और इसका समय औसतन होता है 11 वर्ष होता है और इससे जलवायु परिवर्तन का एक संकेत मिलता है। तो तीनों बात सही लिखा गया है। इसमें लिखा है कितने कथन, कितने कथन, कितने कथन सत्य हैं। ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, कितने शब्द, ध्यान दीजिएगा, कितने शब्द जो है, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कितने कथन गलत लिखा गया है। तो अब इसमें देखिए तो गलत तो कोई नहीं लिखा गया है, गलत तो कोई नहीं लिखा गया। और एक तो हाउ मेनी देखना, दूसरा चीज फॉल्स देखना है, जो गलत है, जो रॉन्ग है उसको देखना है। तो इसमें एक भी कथन गलत नहीं लिखा, सब सही लिखा गया है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट ऑप्शन। न माने इसमें से कोई नहीं गलत है। प्रश्न नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। 4 हो गया, 5 की ओर नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए जो 5 है, इसमें लिखा निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में लिखा है पी तरंग जो होती है, फिर डैश मार दिया है, केवल पृथ्वी के भीतर चलती है। पी तरंग केवल पृथ्वी के भीतर चलती है। यस तरंग लिखा है, यस तरंग ये केवल ठोस भाग में चलती है। और तीसरे नंबर पर लिखा है जीएमटी से पूर्व जाने पर 1 घंटा बराबर 15 डिग्री अंश होता है। ये 3 चीज लिखा है। लिखा कितने कथन सुमेलित हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन सीक्वेंस इन पेयर। तो पेयर में अगर देखा जाए, जोड़े में जो देखा जाए, कौन सा ऐसा जो सुमेलित जाता है, कितने कथन ऐसे हैं कि 1 कथन, 2 कथन कि 3 कथन, इस तरीके का कितने देखना, हाउ मेनी देखना, कितने। तो सुमेलित कह रहा है कितने पेयर जो है इज ट्रू, हाउ मेनी पेयर्स आर ट्रू। तो ये देखना है कितने कथन हैं। तो देखिए जो पी और यस तरंग होती है ये पृथ्वी के भीतर चलती है। ये अर्थक्वेक वेव है, भूकंपी तरंग है जो पृथ्वी के भीतर ही चलती है। इसमें अगर देखेंगे पृथ्वी के भीतर की बात करें, ये पृथ्वी है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं, या भूकंप फोकस कहते हैं, या फोकस बिंदु कहते हैं, या फोकस उद्गम कहते हैं, या भूकंप मूल उद्गम भी कहते हैं। यहाँ से तरंगे यहाँ से चलती हैं, ऐसे भी आ सकती हैं, ऐसे भी आ सकती हैं, ऐसे भी जा सकती हैं। जिस स्थान पर भूकंपी तरंगे नहीं पहुँचती हैं, यहाँ पर भूकंप की तरंगे नहीं पहुँचेगी, वो स्थान क्या होता है अगर बात करेंगे, वो स्थान भूकंप का छाया क्षेत्र होता है। भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है वहाँ भूकंप नहीं आता है, और जो वहाँ से उत्पत्ति होता है ये भूकंप मूल हो गया। इसके पास में जो स्थान होगा जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, वो जहाँ पर स्थान होगा वो स्थान सबसे पहले कब होगा, जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप पहुँचता है उस स्थान को एपी सेंटर कहते हैं। भूकंप का एपी सेंटर अर्थात अधिकेंद्र। पूछा गया है सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति कहाँ होती है, भूकंप का अनुभव कहाँ होता है, तो भूकंप केंद्र पर नहीं, मतलब अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र कहिए या एपी सेंटर कहिए, क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहिए या एपी सेंटर कह सकते हैं। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। और ये जो तरंगे चलती हैं, ये तरंगे 2 तरंगे होती है। एक पी तरंग होती है, पी मतलब होता है प्राइमरी वेव्स, और दूसरा होता है यस तरंग, यस का मतलब होता है सेकेंडरी वेव, द्वितीय तरंग। तो जो प्राथमिक तरंग है पी तरंग है, और द्वितीय तरंग है सेकेंडरी तरंग है, यस तरंग है, ये दोनों पृथ्वी के भीतर ही चलती हैं। इन्हें इसलिए पिंड तरंग कहते हैं। तो पी तरंग केवल पृथ्वी के भीतर ही चलती है, स्टेटमेंट एकदम सही लिखा गया है ना। और पी तो तरंग होती है, इसका वेग जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका वेग सबसे ज़्यादा होता है उसमें कंपन सबसे कम होता है। पी से वेग बहुत कम होता है यस तरंग में, इसलिए यस तरंग का कंपन कुछ ज़्यादा होगा पी की तुलना में। और पी तरंग जो होती है केवल ठोस में ही गमन करती है, केवल ठोस में ही चलती है, जबकि पी तरंग का वेग ज़्यादा होने से ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करती है। पी जो तरंग होती है, पी वेव्स जो प्राइमरी वेव्स हैं, वो सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस
तीनों में अपना अधिगमन करती है, तीनों में से गुजर सकती है। जबकि यस तरंग, ओनली यस तरंगे केवल ठोस में है, ओनली इन सॉलिड, केवल ठोस में ही गमन करती है, चलती है। ये भी स्टेटमेंट सही लिखा गया है। ये भी अगला क्या लिखा है, जीएमटी से पूरब यदि, जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ये जो जीएमटी है ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये इंग्लैंड में है। इंग्लैंड की राजधानी जो है लंदन, लंदन में ही स्थित है जीएमटी। वहीं से समय का निर्धारण किया जाता है जीएमटी से। जीएमटी का मतलब होता है लंदन, लंदन कहाँ पर है, इंग्लैंड की राजधानी है। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड कहिए या ग्रेट ब्रिटेन कहिए या यूके कह सकते हैं या ब्रिटेन कह सकते हैं। तो वहीं से समय का निर्धारण जीएमटी से यदि पूरब जाते हैं, इंडिया जीएमटी से अर्थात लंदन से पूरब की ओर है, पूरब जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है, ऐसा बनाया गया है। और जीएमटी से पश्चिम की ओर जाते हैं अर्थात अमेरिका जैसे देशों की ओर जाते हैं तो समय में घटाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पूरे विश्व का समय एक सीक्वेंस में बना रहे, विश्व के समय को समझा आसानी से जा सके, इसलिए बनाया गया है, आसान करने के लिए। तो जीएमटी से पूरब जाने पर जो है समय होता क्या घटता है, पूरब जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम जाने पर समय क्या होता है घटता है। और ये जो समय है जो बढ़ता है, 1 घंटे में 15 अंश डिग्री जो देशांतर है, क्योंकि जो पूरब से पश्चिम रेखाएं खींची गई हैं, अगर बात करेंगे ये पूरब से पश्चिम रेखाएं जो खींची गई हैं, पूरब से पश्चिम जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं ये रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। जो उत्तर से दक्षिण जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं देशांतर रेखाएं होती हैं। पूरब से पश्चिम जो खींचा गया है वो अक्षांश रेखा होता है। पूरब से पश्चिम जो खींचा गया वो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा से हम लोग जलवायु का निर्धारण करते हैं, जबकि देशांतर रेखाओं से हम लोग समय और तिथि का, टाइम एंड डेट का निर्धारण करते हैं। तो 1 घंटा जो बराबर होता है 15 डिग्री देशांतर होता है, इसका मतलब देशांतर पर ही चलता है। इसका मतलब 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का समय होता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, एक अंश की अगर बात करें तो 4 मिनट आता है। एक अंश का मतलब 1 डिग्री देशांतर मतलब क्या है 4 मिनट। और भारत का जो मानक समय है, सभी जानते हैं भारत का जो मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है और जीएमटी से भारत 5.5 घंटा आगे है। मैं आगे चलता हूँ तो इस तरीके से लिखा कितने कथन सुमेलित हैं, तो तीनों सुमेलित दिया गया है। पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए इसमें से उत्तर हो जाएगा कौन सुमेलित है, तीनों सुमेलित है, इसलिए उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नहीं सॉरी, इसमें से कह रहे सुमेलित है, कितने कथन सुमेलित हैं, तो 3, बी वाला उत्तर होगा, क्या होगा बी, तीनों सही है। कितने कथन सुमेलित हैं, कितने शब्द हैं, इसलिए 3, पहला भी सही, दूसरा भी, तीसरा भी, तीनों कथन, इसलिए बी वाला उत्तर होगा, बी सही होगा। आगे मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है हम इस पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है। अगर 6 की बात मैं करता हूं तो प्रश्न नंबर 6 में लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य लिखा है। निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य लिखा है। यहाँ सत्य की बात हो रहा है। तो 4 स्टेटमेंट लिखा है। भारत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कैनियन बनाती हैं। तो इसका मतलब ये नदी के अवस्था से संबंधित है। अब आपको जानना है नदी, जब आप पढ़ चुके हैं नदी अपने मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं से गुजरती है। एक शैशवावस्था, दूसरा क्या प्रौढ़ावस्था है ना, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो जब नदी अपने प्रौढ़ावस्था में जाती है तो कैनियन बनाती है कि गार्ज बनाती है, आई आकार, बी आकार, जो भी बनाती है। आक्सबो झील जो है जिसे छाड़न झील भी कहते हैं या गोखुर झील भी कहते हैं, गोखुर झील कहिए
या छाड़न झील कहिए, छाड़न झील, चाहे ऑक्सबो कहें या छाड़न झील कहें या गोखुर झील कहें, इसका निर्माण नहर से होता है। अगला में लिखा है होकाइडो जापान में सबसे उत्तरी द्वीप है। और अगला लिखा है क्या, बेली ऑफ जोन, बेली ऑफ जोन का संबंध मेट्रो ट्रेन से है। तो देखिए इतना तो सभी जान रहे हैं, बेली ऑफ जोन जो है, बेली ऑफ जोन मेट्रो ट्रेन से नहीं है, बल्कि जब प्लेट टेक्टोनिक होता है जिसमें अभिसारी गति होता है, एक प्लेट इधर से एक प्लेट इधर से आती टकराती हैं, इसमें अत्यधिक प्लेट का क्षेपण हो जाता है, हल्की प्लेट जो होती है अपने स्थान पर फोल्डिंग हो जाती है, मुड़ जाती है, इससे फोल्डिंग माउंटेन या मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत का निर्माण होता है, जिसका क्षेपण हुआ है वो काफ़ी करोड़ों वर्षों बाद उसमें गलन होगा, मेल्टिंग होगा, जिससे वहाँ पर ज्वालामुखी मैग्मा बनेगा। लेकिन ये मैग्मा पहाड़ पर आना चाहेगा, नहीं आ पाएगा मोटाई अधिक होने से। तो जिस स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्मा बना है और ज्वालामुखी नहीं आ पा रहा, भूकंप नहीं आ पा रहा है, मुख्य रूप से भूकंप नहीं आ पा रहा है पहाड़ होने की वजह से, मोटाई होने की वजह से, तो वो जो क्षेत्र नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसकी खोज बेली ऑफ जोन ने किया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को सम्मान देने के लिए उस क्षेत्र को जो है बेली ऑफ जोन कह दिया गया। तो बेली ऑफ जोन का जो संबंध है ये मुख्य रूप से क्या है, भूकंपी क्षेत्र है से संबंधित है। ऐसे क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आते हैं, बेली ऑफ जोन के क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब बेली ऑफ जोन मुख्य रूप से जो पर्वत, जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत के नीचे वाला क्षेत्र जो होता है वो बेली ऑफ जोन होता है। तो मेट्रो से ये है नहीं। होकाइडो जापान का सबसे उत्तरी है। अगर यहाँ से पूछा जाता है, सबसे पहले अगर देखेंगे तो सबसे पहले होकाइडो है। उत्तर में अगर देखेंगे, उत्तर से और दक्षिण में आएंगे तो होन्शु मिलेगा, उससे और नीचे आएंगे तो मिलेगा शिकोकू मिलेगा, और उससे नीचे एकदम दक्षिण में आएंगे तो क्यूशु मिलेगा। तो ये जापान के 4 बड़े द्वीप हैं। इन 4 बड़े द्वीपों में अगर बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लेता है या दक्षिण से उत्तर के क्रम में पूछे, बात देखिए। तो 4 बड़े द्वीप हैं, जापान के ही हैं। सबसे उत्तर में होकाइडो, फिर उसके बाद होन्शु, फिर उसके बाद शिकोकू, फिर उसके बाद क्यूशु। इसका हमने एक अपना कॉन्सेप्ट बना लिया था कि जैसे सियार देखे होंगे, सियार हुआता है, हुआ हुआ ऐसे करता है, तो सियार ऐसे नहीं हुआ हुआ ऐसे नहीं करेगा, नीचे मुंह करके ऊपर ऐसे करता हुआ हुआ। तो होकाइडो हुआ ऊपर, यानी कि ऊपर एकदम कौन सा है, ऊपर मतलब कौन, उत्तर में कौन है, होकाइडो। होकाइडो के बाद होन्शु, उससे छोटा हो हा से है होकाइडो, होन्शु। फिर अब शिकोको और क्यूशु में है। देखिए जो ज़्यादा अक्षर है जिसमें वो ऊपर, जिसमें कम अक्षर है वो नीचे। शिकोकू ज़्यादा अक्षर है इसलिए ऊपर में हो जाएगा, और क्यूशु नीचे हो जाएगा। तो पहले होकाइडो हो गया, होकाइडो हुआ आता है सियार, होकाइडो, फिर उसके बाद होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु, एक क्रम है। ऑक्सबो हमने बता दिया है। जो ऑक्सबो है या छाड़न झील है, या उसी को कह सकते हैं ऑक्सबो या छाड़न झील या गोखुर झील, इसका निर्माण जो है ये नहर से नहीं होता है, ये नहर से नहीं होता है बल्कि नदी से होता है। ये भी स्टेटमेंट अगर देखेंगे गलत ही है। तो ये भी देखेंगे स्टेटमेंट गलत ही लिखा गया है। इसमें नहर से नहीं होता है बल्कि किससे होता है, नदी से होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत लिखा है। और बेली ऑफ जोन जो मैंने बताया ये भी गलत लिखा है, ये भी है, बेली ऑफ जोन का मेट्रो से नहीं है। और होकाइडो जापान में सबसे उत्तरी है, ये सही लिखा गया है। और लिखा है भारत में सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कैनियन बनाती है, तो ये भी गलत लिखा है। कैनियन का मतलब होता है बहुत गहरा, जब नदी बहुत गहराई लेके चलती है तो उसको कैनियन कहते हैं। अमेरिका में एक कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी,
कोलोराडो नदी है अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है कोलोराडो नदी, वो कैनियन बनाती है। कैनियन मतलब बहुत गहराई लेकर। अमेरिका जो भारत में सिंधु नदी है, सतलज नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गार्ज का निर्माण करती हैं। जब नदियाँ अपने प्रौढ़ावस्था में जाती हैं तो कुछ नदियाँ ऐसे आकार होते हैं, वी आकार का, कुछ नदियों का आकार आई आकार का बनता है, और जो चौड़ाई लिए रहती हैं और गहराई भी लिए रहती हैं वो गार्ज बनाती हैं। और जिनकी चौड़ाई कम होती है लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा होती है वो कैनियन होती है। तो अमेरिका का कोलोराडो नदी जो है वो कैनियन बनाती है, उसकी चौड़ाई बल्कि कम होती है, गहराई बहुत होती है। ये जो नीचे वाला पार्ट है वो कैनियन से है। और सिंधु जो है, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये रूप है गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ज। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। तो इसलिए स्टेटमेंट एक भी गलत लिखा गया है, स्टेटमेंट बी भी गलत लिखा गया है और डी भी लिखा गया गलत। केवल पूछा जा रहा सत्य कौन सा है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर अगर 7 की बात करता हूं, लिखा निम्न कथनों पर विचार करें। एक में क्या लिखा है? एक कथन पे अगर मैं देखता हूं क्या लिखा है, तो इसमें देखिए लिखा है चिनूक, शुष्क स्थानीय पवन, राकी पर्वत, शीत ऋतु में उत्पन्न। इसका मतलब जो स्टेटमेंट मिलान करने के दिया है, एक ही चीज से काम नहीं बनेगा। अब आपको जानना है कि चिनूक कैसा पवन है। शुष्क मतलब गर्म पवन है या ठंडी पवन है, फिर कहाँ पे आती है। राकी पर्वत लिखा है, राकी पर्वत मतलब अमेरिका वाला पार्ट है, उत्तरी अमेरिका में है। शीत ऋतु में आती है कि गर्मी में आती है कि बरसात में आती है, एक चीज से काम नहीं बनेगा। तो कई चीज से, जो चिनूक है देखिए ये स्थानीय पवन है चिनूक, और स्थानीय पवन के साथ साथ शुष्क भी है। ये भी है, चिनूक एक शुष्क स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है लेकिन कैसा है? शुष्क है। और राकी पर्वत को पार करती है, शीतकाल में उत्पन्न होती है, राकी पर्वत को पार करके पूर्वी ढलान के सहारे उतरती है, और जो बर्फ होता है बर्फ को पिघला देती है, जिससे बर्फ का जो पिघलने पर जल बनता है वो गेहूं के फसल के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। बर्फ को पिघलाने के कारण इस चिनूक को हिमभक्षी भी कहते हैं। हिमभक्षी, इसका मतलब हिम का भक्षण कर लिया, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट एक क्या लिखा गया? सही एकदम लिखा गया, ए इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरे पाते हैं, जो बुरान है ये ठंडी स्थानीय पवन है, ये भी सही लिखा। बुरान जो है एक पवन है, स्थानीय पवन है, लोकल विंड है, लेकिन कैसा है? ठंडी है, शुष्क नहीं है, बल्कि कैसा? ठंडी है। ये साइबेरिया तथा मध्य एशिया में आता है, ये भी बात सही लिखा गया है। और शीत ऋतु में चलता है। अब ये भी सही है, शीत ऋतु में चलता है। यहां तक सबके समझ में आ गया। लेकिन जो तीसरा नंबर लिखा है सामल, सामल देखेंगे ये शुष्क स्थानीय पवन है, लोकल जो विंड है ये भी शुष्क है, शीत ऋतु में आता है, यही गलत लिखा गया है। बल्कि ये शीत ऋतु नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ये ग्रीष्म ऋतु होगा। क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु। और इराक का जो दजला फरात मैदान है वहीं पर आता है। अब इसमें लिखा कौन सा स्टेटमेंट की कितने स्टेटमेंट की व्याख्या जो इन्होंने किया है गलत किया गया है। कितने स्टेटमेंट की व्याख्या जो है गलत किया गया है। तो कितने, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, कितने कथन की व्याख्या गलत है। तो केवल एक जो स्टेटमेंट है, यही एक ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा। क्योंकि केवल एक स्टेटमेंट ही गलत लिखा गया है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही लिखे गए हैं। अभी देखिए, जिनको वीडियो समझ में आ रहा होगा, हमारा एक क्वेश्चन जो है हमने मात्र 7 प्रश्न पे आधे से ज़्यादा जियोग्राफी समाप्त करने का प्रयास किया है। वीडियो को लाइक जरूर करिए। ये गलत बात है, लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी और पीसीएस, ऐसा ये प्रश्न यूपीएससी और पीसीएस में ही नहीं, आपके समीक्षा अधिकारी में भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी में भी या कहीं भी समीक्षा अधिकारी में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत मैंने हार्ड नहीं बनाया है और ना ही बहुत इजी बनाया, मध्यम मार्ग को अपनाते हुए प्रश्न को जो टारगेट किया गया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका मनोबल बढ़ना रहे। आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हमने इस मध्यम मार्ग के प्रश्न को तैयार किया है। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बार बार मैं कहता हूँ। धन्यवाद। इतना प्रश्न सबके समझ में आ गया होगा, और इसमें अगर देखेंगे तो इस तरीके का आप कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद।